जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत जय भारत जय भारत जय भारत। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं द्वारकानाथ संसगिरी आपका स्वागत करता हूं। म्यूनिक के भारतीय दूतावास के सहयोग से महाराष्ट्र मंडल म्यूनिक और स्वरा आर्ट्स सादर कर रहे प्रोग्राम ये भारत देश है मेरा। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस श्रृंखला का ये विशेष कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम सादर करने के लिए मदद देने वाले और हमें प्रोत्साहित करने वाले काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया म्यूनिक के श्री मोहित यादव और डॉक्टर श्री सुयश चौहान, श्री कैलाश चंद्र भट्ट, श्री हरविंदर सिंह, श्री योगेंद्र पाल, इस सभी सम्मानीय अधिकारियों का महाराष्ट्र मंडल म्यूनिक शुक्रगुजार है। स्वातंत्र्य संग्राम, सामाजिक परिवर्तन और भारतीय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तीन मार्ग से भारत भूमि की सेवा करने वाले कई लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में हम ज़्यादातर जानते नहीं, न उनकी किसी को याद आती है। इनमें से कुछ लोगों के कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए और उनकी याद ताज़ा करने के लिए आज ये कार्यक्रम हम सादर कर रहे हैं। अब जिस स्वतंत्र सेनानी की मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उसका नाम है चंद्र सिंह गढ़ीवाल। चंद्र सिंह गढ़ीवाल ब्रिटिश आर्मी में सिपाही थे और उनकी जो गढ़ीवाली रेजिमेंट है वो रेजिमेंट पेशावर के पास रहती थी। पेशावर वॉज एन एक्सप्लोजिव प्लेस
in 1930s. यूं हुआ कि 1930 में सरहद गांधी और मलंग बाबा को ब्रिटिशों ने हिरासत में ले लिया। वहाँ के लोग यानी पेशावर के लोग महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहते थे। जब ये न्यूज़ फैल गई तो हजारों लोग किस्सा खवानी ये पेशावर के सेंट्रल प्लेस में इकट्ठा होने लगे। वहाँ के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, पुलिस थे, वो डर गए। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो उन्हें रोकने के लिए उन्होंने ये जो रेजिमेंट थी यानी गढ़ीवाली रेजिमेंट, उसे वहाँ बुलाया। कि जब वो रेजिमेंट आई तो एक मिलिट्री के जीप के नीचे एक लड़का आ गया और वहाँ ही वो खत्म हुआ। दिस वॉज लाइक अ मैच स्टिक ऑन अ पेट्रोल पंप एंड इट रियली एक्सप्लोडेड। जब एक्सप्लोजन हुआ तब वो ब्रिटिश सार्जेंट ने, जो गढ़ीवाली रेजिमेंट थी, उनको उन्होंने ऑर्डर दी, फायर। उस वक्त ये चंदर सिंह गढ़ीवाली वहाँ थे, जो गढ़ीवाली रेजिमेंट के सेनापति थे। उन्होंने कहा सीज फायर। ब्रिटिश सार्जेंट ने वापस कहा फायर। फिर चंदर सिंह गढ़वाली ने कहा सीज फायर। ऐसे 2 या 3 बार हुआ और फिर जो ब्रिटिश सार्जेंट था वो चौंक गया। गढ़वाली और उनके सिपाहियों ने अपने हाथ में जो हथियार थे, जो बंदूकें थी, वो नीचे रख दी एंड दे वर सराउंडेड बाय व्हाइट सोल्जर्स। उन्हें गिरफ्तार किया गया। तब चंदर सिंह गढ़ीवाली ने उनको कहा कि अपने लोगों पे जो निशस्त्र है उन पर मैं गोली नहीं चलाऊंगा और मेरी रेजिमेंट भी गोली नहीं चलेंगी। ऑफ कोर्स उसके बाद कोर्ट मार्शल हुआ और चंदर सिंह गढ़ीवाली को अंडमान भेजा गया। 11 साल चंदर सिंह गढ़ीवाली अंडमान में थे। अराउंड 1942 उन्हें छोड़ दिया गया। चंदर सिंह गढ़ीवाली अंडमान जाने के पहले सिर्फ एक सिपाही थे, लेकिन जब उन्होंने 11 साल अंडमान में बिताए तो वो स्वतंत्र सेनानी बन गए। 1942 में वो जेल से बाहर आए। देन देयर वाज 1942 चले जाओ मूवमेंट in this country. He again joined that movement and then he was again taken to the prison. He was released in 1946. उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ and he joined Communist Party of India. Because he was from Uttar Pradesh, he knew how the landlords and the rich, they exploited the poor. He also did not believe in casteism. And he thought of helping Dalits. That is why he joined Communist Party and then he worked for the downtrodden. लेकिन जब वो गुजर गए तब पॉवर्टी के सिवा उनके पास कुछ था ही नहीं। ना उन्हें कभी पद्मश्री मिली, ना उनका कभी बड़ा सत्कार हुआ। हाँ, एक चीज़ तो हो गई, उनका एक स्टैचू गढ़ीवाल में खड़ा है और उनके नाम का एक स्टैम्प भी है। लेकिन जिस शख्स ने अपने ज़िंदगी के 14 साल जेल में बिताए, जो एक बड़ा त्याग किया, उसके बारे में आज के लोगों को कुछ भी पता नहीं है। इसलिए मैंने उनकी ये स्टोरी आपको सुनाई। उनको देख के और उनके त्याग को देख के मुझे ये गाना याद आता है। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। तेरे
तेरे लिए। कुर्बान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आज हम स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की बातें करते हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत का पहला हुतात्मा कौन था? उसका नाम था बाबू गेनू। He was an illiterate man from a small village called Mahengule Padwal from Pune district. He had a big family and they were spending their life in poverty. उनके पास उनका एक ही ऐश्वर्य था और वो था खेती का बैल। When he was 2 years old, he lost his father. और उसके बाद कुछ साल के बाद जो वो खेती का बैल था वो भी मर गया। दूसरा बैल लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं था एंड दे वर इन डायर स्ट्रेट्स। तो बाबू गेनू जी की जो माँ थी वो माँ बम्बई चली आई काम ढूंढने के लिए एंड टू मेक बोथ एंड्स मीट। उन्होंने काम ढूंढा। उसके बाद फिर बाबू गेनू भी बम्बई चला आया और बाबू गेनू जी को एक मिल में नौकरी मिल गई जिसे हम बम्बई में गिरनी कामगार कहते हैं। बाबू गेनू गिरनी कामगार बन गया। जब वो बम्बई में आया तो खुद को स्वातंत्र्य संग्राम से दूर नहीं रख पाया। वो भगत सिंह के त्याग से प्रेरित हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी जी की अहिंसा पर उन्हें श्रद्धा थी और उन्होंने सोचा कि महात्मा गांधी जी के मूवमेंट्स में पार्ट लेना चाहिए। अराउंड 1930 महात्मा जी ने स्वदेशी की एक बड़ी मूवमेंट चलाई। एक्चुअली इन 1905 वीर सावरकर had burned foreign cloth in Pune, लेकिन वो मूवमेंट नहीं बन गई। उसे नेशनल मूवमेंट 1930 में महात्मा गांधी जी ने बनाया। वो मूवमेंट यूँ थी कि जो फॉरेन का क्लॉथ भारत में आता है और जो बेचा जाता है उसे रोकना। कैसे रोकना? तो जो ट्रक्स आते हैं वो ट्रक्स के सामने सत्याग्रह करना। बाबू गेनू इसमें शामिल हो गए। Now I'll tell you, बाबू गेनू had no knowledge of economics. हाँ, उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि ये जो अंग्रेज है वो यहाँ का रॉ मटेरियल मैनचेस्टर लेके जाते हैं और वहाँ से क्लॉथ तैयार करके भारत में आके बेचते हैं और बहुत बड़ा मुनाफा उन्हें मिलता है।
और जो भारतीय लोग हैं वो भूखे रहते हैं। सो ही डिसाइडेड टू जॉइन दिस मूवमेंट। ऑन 12 दिसंबर 1930 उन्होंने डिसाइड किया कि बंबई के कालबादेवी एरिया से जो ट्रक्स निकलने वाले हैं उस ट्रक के सामने हम सो जाएंगे। He had of course a group, and that group was known as Tanaji Pathak. As decided, they went to Kalbadevi and they started lying in front of the trucks which were about to take the cloth into different parts of Mumbai and outside Mumbai. Of course, वहाँ पुलिस सार्जेंट थे। जब वो ट्रक के सामने सो जाते थे तो पुलिस उन्हें वहाँ से निकालते थे और बाजू में ले लेते थे। फिर भी दूसरे कुछ लोग आते थे और वो ट्रक के सामने सो जाते थे। जब ये बहुत बार हुआ तब वो वाइट सार्जेंट ने ट्रक ड्राइवर से कहा कि आप ट्रक इनके ऊपर से ले जाओ। दैट ट्रक ड्राइवर वॉज ऑफ कोर्स पेट्रियट। उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मैं अपने लोगों के ऊपर से ट्रक नहीं ले जाऊंगा। दैट सार्जेंट गॉट वाइल्ड। ही पुश दैट ट्रक ड्राइवर आउट और खुद जाके वो ट्रक पे बैठे और उन्होंने ट्रक शुरू की। उनके ट्रक के सामने बाबू गेनू सो गए। जब बाबू गेनू जी ट्रक के सामने सो गए, क्या उम्र होगी उनकी? सिर्फ 22 साल। उन्होंने जिंदगी देखी भी नहीं थी, लेकिन देश के लिए खुद को निछावर करने की ठान ली थी। लेकिन उनके सीने में हृदय था ही नहीं। शायद भगवान ने वहां पत्थर बिठाया था। एंड ही टुक दैट ट्रक ओवर बाबू गेनू एंड बाबू गेनू डाइड। He was taken to the nearby GT hospital and there he was declared dead because his brain was damaged. And that created havoc in Mumbai. मानो के मुंबई जलने लगी और जो जगह थी उस जगह में जहां उनका खून पड़ा हुआ था वो जगह तीर्थ स्थान बन गई। लोग आते थे और उस जगह पे फूल डालते थे और जो लोग वहां से निकल रहे थे वो अपनी कैप निकालते थे और उसे श्रद्धांजलि देते थे। इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ऑस्ट्रक। फिर उन्होंने इसे एक्सीडेंट दिखाया। A police was driving and he lost control of the truck and that is why he committed an accident. ऐसा रिपोर्ट उन्होंने लिखा। लेकिन बंबई वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। हजारों के तादाद में लोग इकट्ठा हुए उनके फाइनल प्रोसेशन के लिए। एंड दे वर इंसिस्टिंग कि जहां लोकमान्य तिलक जी को दहन किया गया है उसके बाजू में बाबू गेनू को ही दहन करना चाहिए। दैट वॉज ऑन दैट चौपाटी एरिया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स tried their level best to convince these people. Ultimately, the mob was convinced. Then he was cremated in a proper crematorium at Kirgaon. That night, Mumbai was burning and the foreign cloth, it was set on fire. आज भी आप परेल में गए जहाँ बाबू गेनू रहता था, उनका एक स्टैचू है और कालबा देवी जहाँ उन्होंने आत्मसमर्पण किया उस रोड का नाम बाबू गेनू रोड है। इसलिए मैं उन्हें स्वदेशी का और आत्मनिर्भर भारत का पहला हुतात्मा कहता हूँ। ऐसे बहुत हुतात्मे थे। इसलिए हम एक गाना पेश करने जा रहे हैं जो ये सभी हुतात्मों के लिए है। ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। शुभ दिन है
सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Now I am going to speak about Madame Kama. Probably you may be knowing her because she did a lot of work in Germany. Many think that she was French. No, she was not French. Madame Kama एक पारसी स्त्री थी जिसका नाम था भिकाजी रुस्तम कामा. She was married to Rustam and he was a rich man, but he was pro-British. While Madame Kama was anti-British and she wanted to take a plunge in Indian politics, politics of freedom for India. Initially started as a social worker, she worked for plague affected people and she herself contacted plague. She had almost died, but miraculously she survived. But she was so weak that to gain strength and get proper medicine, she went to London for treatment. वहाँ लंदन में उन्होंने ट्रीटमेंट ली और जब वह भारत लौटने वाली थी तब उनकी मुलाकात श्यामजी वर्मा से हुई, दादा भाई नौरोजी से हुई, पंडित नेहरू से हुई और वीर सावरकर से भी हुई. Then she decided to fight for freedom. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि अगर आप हिंदुस्तान वापस जाना चाहती हो तो वहाँ आपको पॉलिटिक्स करने की इजाज़त नहीं मिलेगी.
And so she decided to leave Britain and she went to France. And from France she started her activities. उन्होंने वंदे मातरम नाम का एक न्यूज़पेपर वहाँ शुरू किया. एक्चुअली 1905 बिपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम शुरू किया था इंडिया में. उन्होंने वही नाम लेकर वहाँ न्यूज़पेपर शुरू किया और वो न्यूज़पेपर फ्रेंच में था. एंड द लैंग्वेज ऑफ द पेपर वाज फ्रेंच. जब मदन लाल धिंगरा जी को फांसी हो गई तब उन्होंने और एक न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम था तलवार. एंड व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल शी यूज्ड टू राइट इन न्यूज़पेपर एंड इन दिस मैगजीन. शी यूज्ड टू प्रोवोक इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी to revolt against the British. And naturally British did not like this. So they requested France government to hand her over to the British. But France government refused that. In 1907, there was second socialist conference in Stuttgart, Germany. वहाँ मादाम कामा ने स्वतंत्र भारत का पहला झंडा लहराया. That flag was designed by Madam Kama herself along with स्वतंत्रवीर सावरकर. So that was the first flag. जो आज हम तिरंगा कहते हैं, जो तिरंगा लहराते हैं, that तिरंगा, that idea of तिरंगा was also taken from this first flag of freedom. 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और तब फ्रांस एंड इंग्लैंड दे बिकम फ्रेंड्स. सो शी हैड टू लिव फ्रांस एंड गो टू जर्मनी एंड अदर प्लेसेस इन यूरोप एंड शी स्टार्टेड फाइट फ्रॉम देयर. बट अराउंड 1930s she was getting old. She was not keeping good health. So she decided to return to India. And of course she had to take permission from British government to enter India again. तो उन्होंने ब्रिटिशों के पास परमिशन के लिए एप्लीकेशन कर दिया. तब ब्रिटिशों ने उन्हें कहा कि यस यू कैन एंटर इंडिया एंड स्टे इन इंडिया, लेकिन एक शर्त होगी. यू हैव टू गिव अस इन राइटिंग दैट यू वोंट एंटर इन एक्टिव पॉलिटिक्स. And she accepted that. She did not live long. भारत में आने के बाद 8 ही महीनों के अंदर वो चल बसी. लेकिन मरने के पहले उन्होंने जो उनकी पूरी प्रॉपर्टी थी वो भारतीय समाज और देश को दे दी. वंदे मातरम का नारा उन्होंने स्टुटगार्ट में लगाया था. इसलिए हम ये गाना पेश करते हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. वंदे मातरम 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 वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां तशश्यामलां मातरं वन्दे. सुजलां सुफलां मलयज शीतलां तशश्यामलां मातरं वन्दे. मातरं वन्दे 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 मातरं. ज्योत्सना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे
come on now, I am going to tell you a rags to riches story of a man called Bhagoji Kir. Bhagoji Kir came from a very poor family. He wanted to take education, but he could not take education because the family had no money. वो फूल बेचते थे अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उनके ड्रीम्स बहुत बड़े थे. उन्होंने सोचा कि अगर बड़ा होना है तो बम्बई जाना पड़ेगा. He was about 12 years old and he decided to go to Mumbai, but he had no money to go to Mumbai. तब उन्होंने जहाज के कैप्टन को रिक्वेस्ट किया कि मुझे बम्बई जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे ले चलो. और उसे उनकी दया आई और कैप्टन उसे बम्बई ले गया. इमेजिन a 12-year boy landing himself in Mumbai with no money in his pocket, no education. कैसे दिन उन्होंने गुजारे होंगे. Luckily for him, he got some work. He got some work with the carpenter. कारपेंटर के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया और लकड़े को जो रंधा मारा जाता है वो रंधा मारने का काम उन्हें दिया गया. दिस कारपेंटर वॉज लकीली वर्किंग फॉर ए बिग बिल्डर और अ बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी known as Shapurji Palanchi. Shapurji was very pleased with this boy because he thought that this boy is honest and hard worker. Shapurji Palanchi wanted to help this boy. लेकिन उसके पहले उनके ऑनेस्टी की परीक्षा उन्हें लेनी थी. उन्होंने क्या किया, लकड़े को रंधा मारने के बाद जो भूसा तैयार होता है उस भूसे के अंदर उन्होंने सैकड़ों रुपए के नोट्स रखे और वो चले गए और दूर से देखते रहे. जब वो लड़का भूसा उठाने गया तो उन्होंने वो नोट देखे. He could have ran away and lived his life happily after that, but he was a very honest man. उन्होंने वो पैसा उठाया और शाहपुरजी सबके पास दे दिया. He was pleased with his honesty और शाहपुरजी पालनजी ने उसे अपने पास रखा. He was efficient. Slowly but surely उन्होंने शाहपुरजी पालनजी का ही कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया, लेबर कॉन्ट्रैक्ट और फिर पीस मिल कॉन्ट्रैक्ट. और उसके बाद वो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन गए कि मैं अगर लिस्ट दूं आपको कि बम्बई में उन्होंने क्या क्या किया तो आप चौंक जाएंगे. मरीन ड्राइव का जो बंदरगाह है वो उन्होंने बनाया, ब्रेबॉर्न स्टेडियम उन्होंने बनाया, जीपीओ का बिल्डिंग उन्होंने बनाया, म्यूजियम उन्होंने बनाया. यानी साउथ बॉम्बे के जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं वो मॉन्यूमेंट्स में इस आदमी का हाथ है. भागोजी कीर became श्रीमंत भागोजी कीर, बट ही वॉज अ सोशल वर्कर टू. उन्होंने रत्नागिरी में स्कूल शुरू की क्योंकि उन्हें एजुकेशन नहीं मिला था. ही वॉज अ वेरी पायस मैन, रिलीजियस मैन. उन्होंने शंकर का मंदिर वहाँ तैयार किया. ही मेट वीर सावरकर देयर और सावरकर जी ने उन्हें कहा कि एक ऐसा मंदिर बनाओ जिस मंदिर में सब जाति के हिंदू आ सकेंगे और पूजा कर सकेंगे. इसलिए उन्होंने पतित पावन मंदिर बनाया. दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल वर्क ही डिड. सावरकर जी का जो घर दादर में है उस घर का कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने किया. एंड वॉट एवर मनी ही गॉट ही यूज्ड इट फॉर सोशल वर्क. दादर में उस वक्त शमशान घाट नहीं था. सो व्हाट ही डिड, ही परचेस्ड द लैंड, बिल्ट शमशान घाट एंड देन उसका लोकार्पण किया. आज उल्टा होता है, लोग सरकार के पास जाते हैं, लैंड लेते हैं शमशान घाट के लिए और बनाते कुछ और है. दिस मैन स्पेंड फ्रॉम हिज पॉकेट and then he had one of the best crematoriums in Dadar, जहाँ अंबेडकर जी
सेनापति बापट जैसे बड़े बड़े लोग क्रिमेट किए गए. एंड इमेजिन दिस मैन, he always lived in a chawl. He never had a bungalow. He lived with the other people. He was a great social worker. Not only a great rags to riches story, but you can call him a real management guru who grew from zero to the pinnacle. मानवतेचे मंदिर माझे, आत लाविल्या ज्ञान ज्योती, श्रमिक हो घ्या इथे विश्रांती. बंधुत्वाची येथ सावली, अनाथ अमुचे माय माऊली. कधी दिसे का ईशरावळी, देवते अंतरात नांदती. श्रमिक हो घ्या इथे विश्रांती. Many women must be watching this program, and all of them should be proud of the personality I am speaking about. Her name was Savitribai Phule. She was the first lady to take education, and she was the first teacher to give education to the women in India. अब देखो हमारी औरतें कहाँ से कहाँ चली गई, especially in the field of education. You can find a woman in army, in police, in medicine, and woman can become Prime Minister of India. At the age of 9, Savitribai Phule was married to Jyotirao Phule. And Jyotirao Phule was one of the biggest social reformers among Hindus. He started teaching his wife, and Jyotirao's family did not like this. So Jyotirao had to leave his house and live separately so that he could teach his wife. This is how Savitribai Phule started learning. उन्होंने उस वक्त का जो उनका अभ्यासक्रम था वो पूरा किया, and then she became a teacher, and then she started teaching girls. महिलाओं के लिए उन्होंने पहली पाठशाला शुरू की 1848 में. Imagine that period. लोकमान्य तिलक was not born. War of Independence had not taken. और भारत में पहली रेलवे भी नहीं आई थी. उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ. उस वक्त उन्होंने पहली स्कूल महिलाओं के लिए शुरू की. उनके पहले स्कूल में सिर्फ 9 लड़कियां थी, लेकिन 4 साल में उन्होंने 18 स्कूल्स शुरू किए सिर्फ पूना में. और उन स्कूलों में दलित घर की लड़कियां भी पढ़ाई करने के लिए आती थी. Not only that, but in 1849 she started a school for Muslim girls in a Muslim house. You can imagine the period and how much social resistance she must have gone through. जब वो अपने स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें पत्थर मारते थे, गोबर फेंकते थे, and she and her husband, they were ostracized by the society. लेकिन दोनों ही डरे नहीं. उन्होंने सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया नहीं, तो उस वक्त का एक मेजर सोशल प्रॉब्लम था बाल विधवाओं का. उन्होंने बाल विधवाओं को संभलने के लिए आश्रम भी खोला. एंड नॉट ओनली दैट,
एक बाल विधवा जब उनका पति गुजर गया तो प्रेग्नेंट थी, उन्हें बच्चा हुआ, उस बच्चे को सावित्रीबाई फुले ने गोद लिया जिसका नाम था यशवंत। आफ्टर द डेथ ऑफ ज्योतिबा फुले शी कंटिन्यूड her social work. There was an outbreak of plague in 1897 and she decided to help plague afflicted patients. And she really worked for them. It was not easy. We have gone through COVID, so we know how difficult it must have been. And in those days, when medical facilities were not as modern as they are today, उनकी वो शुश्रूषा करती थी। एक बार यूँ हुआ कि एक बच्चा बीमार हो गया, वो प्लेग पीड़ित हो गया, उसे बुखार था, एंड शी हैड टू टेक हिम to the nearby sanatorium. But that sanatorium was not close to the city she was living in. And no vehicle was available. उन्होंने उस बच्चे को उठाया, अपने कंधे पे रखा और वहाँ से ऑलमोस्ट दौड़ते दौड़ते वो सैनिटोरियम उसे लेके गई। वो बच्चा बच गया है, बट शी हैड टू लेट डाउन हर लाइफ क्योंकि उसे प्लेग हो गया और वो जिंदा नहीं रह सकी। उस सावित्री ने यमराज से सत्यवान के पंच प्राण खींच के लाए थे। इस सावित्री ने दुष्ट रूढ़ी के यमराज से महिलाओं को मुक्त किया। उनके लिए हमने ये गाना चुना है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले हैं अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। स्वतंत्रता के सैनिक सिर्फ शहरों में नहीं पैदा हुए, छोटे छोटे गांवों में भी पैदा हुए। ऐसे एक सैनिक की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो माथेरान से था। Now Matheran is a hill station close to Mumbai. It was a very very small village in those days. माथेरान में लक्ष्मण कोतवाल जी का एक बार्बर शॉप था। उनके बेटे का नाम था विट्ठल, जिसे अब लोग भाई कोतवाल के नाम से पहचानते हैं।
ही वॉन्टेड हिज सन टू बी अ लॉयर, क्योंकि उनका जो लड़का था वो लड़का होशियार था. सो ही सेंट हिम टू पूना फॉर फर्दर एजुकेशन. He did his graduation from Pune University, Wadia College. From there he went to Mumbai and he became an advocate. Life was set for him because he married immediately and he could have lived a very leisurely life. Because in those days, being an advocate was a very lucrative profession. लेकिन उन्हें पैसों में इंटरेस्ट नहीं था. ही डिसाइडेड टू फाइट फॉर द फ्रीडम एंड हेल्प द पुअर. उस वक्त जब अकाल पड़ जाता था तब जो किसान होते थे उन्हें साहूकार एक्सप्लॉइट करते थे. उन्होंने ये देखा एंड देन ही डिसाइडेड टू हेल्प किसान. उन्होंने क्या किया होगा, पहली बार किसी ने धान्य बैंक के बारे में सोचा. धान्य बैंक मीन्स अनाज की बैंक. जब अकाल पड़ जाता था तो इनकी बैंक किसानों को एक गनी बैग अनाज देती थी और एक्सपेक्टेशन ये था कि अनाज उगाने के बाद वो किसान उन्हें 1.25 गनी वापस कर देंगे. एंड इट वर्कड वेरी वेल. लेकिन उनके ज़िंदगी में चेंज हुआ जब 9 अगस्त 1942 को वो ग्वालियर टैंक गए. उसी दिन गांधी जी ने कहा था ब्रिटिशों को, चले जाओ. क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ. जब भाई कोतवाल जी बम्बई से माथेरान आए तो उन्होंने तय किया था कि बस ब्रिटिशों से लड़ेंगे. उनकी लड़ाई ये अहिंसक लड़ाई नहीं थी, वो हिंसक लड़ाई थी. लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स उनके थे. उन्होंने डिसाइड किया था कि इस लड़ाई में किसी भी ब्रिटिश आदमी को मारा नहीं जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की जो सामग्री है उसे नष्ट किया जाएगा. द आइडिया बिहाइंड दैट वाज टू पैरालाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था आज़ाद दस्ता. उनके साथ उनके और साथीदार भी थे. एंड देन ही न्यू वेरी वेल, अगर बम्बई को पैरालाइज करना है तो बम्बई की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बंद करनी चाहिए. और बम्बई को इलेक्ट्रिक सप्लाई टाटा के भिवपुरी के पाइलॉन से होता था. ही डिस्ट्रॉयड अबाउट 11 पाइलॉन्स एंड ट्राइड टू क्रिपल मुंबई. Naturally, police force was after him, and he had to move from one place to another in forests. एक बार यूँ हुआ कि उनकी जो बैटरियों के सेल्स थे वो ख़त्म हो गए. उनके पास ऑयल नहीं रहा दिया जलाने के लिए. And then he wrote a small note to one of his aides who was living in villages and sent it through his soldier. Unfortunately for him, वो जो नोट थी वो एक दूसरे आदमी के हाथ में आ गई और तब सरकार ने उन्हें मारने के लिए और उन्हें पकड़ने के लिए बहुत बड़ा इनाम जाहिर किया था. वो ललचा गया और वो जो नोट थी वो नोट उन्होंने वहाँ के एक हॉल नाम के पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस सार्जेंट को दे दी. रातों रात पुलिस सार्जेंट ने जहाँ भाई कोतवाल और उनके साथीदार छुपे हुए थे वहाँ हल्ला बोला. It was a sudden attack and Bhai Kotwal realized that they are in danger. He tried to shoot and run away, लेकिन उनकी एक गोली उनके पाँव में लग गई. तब उन्होंने अपने साथीदारों को कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ आगे, मैं इनके साथ फाइट करता हूँ. उनके एक साथीदार ने कहा कि चलो हम आपको लेके जाते हैं. उन्होंने कहा नहीं,
आप भी फंस जाओगे, मुझे गोली लगी है, मैं यहाँ रहूँगा और मैं इनके साथ लड़ाई करूँगा। एंड देन ही स्टेड देयर, और एक पेड़ के पीछे रहकर उन्होंने पुलिसों पे गोलियों की बौछार की। बौछार दोनों बाजू से हो रही थी और भाई कोतवाल अकेले थे। सो ही कुड नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनको बहुत सी गोलियां लगी और वो गिर पड़े। जब वो गिर पड़े तो हॉल नाम का जो सार्जेंट था वो उनके पास गया और उन्होंने देखा कि भाई कोतवाल गिरे हैं, बट स्टिल ही वॉज ब्रीदिंग। तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने अपनी गन निकाली और उनके भेजे में जितनी उस गन में गोलियां थी उतनी मार दी। एंड देन ही डाइड। लेकिन उनके जो साथीदार थे वो बच गए फिर लड़ने के लिए और आगे लड़ने के लिए। ही डाइड एट अ वेरी यंग एज, that is around late 20s, and his wife remained a widow for next 72 years. You can imagine the sacrifice of him and his wife. उन्होंने एक बात तय की थी, या तो मैं फ्री इंडिया में रहूंगा या मैं स्वर्ग में जाऊंगा। वो फ्री इंडिया में तो रह नहीं पाए, वो स्वर्ग में चले गए। इसलिए हमने उनके लिए एक गाना लिया है, कर चले हम फिदा, जानो तन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथी हो। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। Many industrialists started economic development of India before independence and continued their good work after independence. One of them was Kirloskar Group. Kirloskar Group was established by Lakshman Rao Kirloskar. Imagine, उनके जो पिताजी थे वो वेदांत पंडित थे और वो चाहते थे कि their sons would also follow in their footsteps. लेकिन लक्ष्मण राव, उन्हें वेदांत में इंटरेस्ट नहीं था। उनको इंटरेस्ट था मशीनों में और पेंटिंग्स में। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कलर ब्लाइंड,
So he could not pursue his painting career. तो उन्होंने जो ध्यान था वो ध्यान यंत्रों पे दिया. And he was helped there by his brother. Do you know what was the beginning of Kirloskar empire? बेलगाम में एक साइकिल रिपेयर की शॉप उन्होंने खोली. दैट वॉज द बिगिनिंग. वहाँ से जो रास्ता जाता है उस रास्ते को आज भी किर्लोस्कर रोड ये नाम दिया हुआ है. आफ्टर दैट ही जम्प्ड इनटू प्रोडक्शन. सो ही टुक सम लैंड इन औरंगाबाद and established a small factory for producing iron plow, यानी के लोहे के हल. But surprisingly, he faced resistance from some of the farmers. क्यों? क्योंकि उन किसानों की ये धारणा थी कि अगर लोहे के हल का उपयोग उन्होंने किया तो वो जमीन के लिए एक पॉइजन की तरह होगा. एंड दे रिफ्यूज टू यूज लोहे के हल. यू नो ही हैड टू स्पेंड 2 years टू कन्विंस दिस फार्मर्स एंड ही सोल्ड हिज फर्स्ट आयरन प्लाव आफ्टर 2 years. Fortunately for him, Maharaja of Aun offered him a plot for his factory near a railway station. The name of that railway station was Kundal Road. And not only that, but he gave him a loan of rupees 17,000 in those days. And Lakshman Rao Kirloskar established his first factory there. And later on, he converted that place into a beautiful township called as Kirloskarwadi. And that station is also named as Kirloskarwadi. Kirloskarwadi was probably one of the idealistic township seen in India. He was a man who worked for removal of untouchability. So he did not allow untouchability in Kirloskarwadi. Not only that, but he employed ex-convicts as watchmen in his factory. Because he believed in change of heart of the people. Kirloskarwadi was one of the model towns in India in those days. Imagine I'm talking about an era of second decade of 20th century. उस वक्त किर्लोस्करवाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी थी, पानी पाइपलाइन से मिलता था और स्वेज डिस्पोजल भी पाइपलाइन से होता था. His elder son, Shantanu Rao Kirloskar, he took his business further. He studied mechanical engineering in MIT, Massachusetts, which is in Boston. And he famously once said कि बोस्टन में जो फैसिलिटीज़ नहीं है वो सब फैसिलिटीज़ किर्लोस्करवाड़ी में. मैं जब कहता हूँ कि ये बिजनेस शंतनु राव किर्लोस्कर ने आगे बढ़ाया, so his main contribution was Kirloskar Oil Engine Factory, Kirloskar Oil Engine Company. और उनकी ताकत देखो. किर्लोस्कर exported diesel oil machines to Germany. And Germany is so famous for the machines. It was like selling oil to Saudi Arabia, but he did it. He was a firebrand businessman. He wasn't afraid of criticizing the government for their policies. और उन्होंने एक बात कही थी कि factory life is much more than the human life. And Kirloskars have proved it. Kirloskar has crossed 130 years now and still going strong from generation to generation and still helping Indian development and Indian economy. One of the biggest industries that took roots during the freedom movement was Walchand Hirachand and Lalchand Hirachand group. Walchand Hirachand and Lalchand Hirachand were step brothers.
और उन दोनों ने मिलकर ये इंडस्ट्री को बढ़ा किया। वालचंद हीराचंद का फैमिली बिजनेस था, बैंकिंग एंड कॉटन ट्रेडिंग। Walchand Hirachand was not interested in his family business. So he started his business as a railway contractor with a clerk from railway whose name was Mr. Phatak. And then company grew into a private limited company. But that was just the beginning. He had a very high ambition and he established himself along with his brother and family, one of the leading industrialists in India. किन किन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया? शिपयार्ड, शिपिंग, कंस्ट्रक्शन, एयरक्राफ्ट फैक्ट्रीज, शुगर, कन्फेक्शनरीज, इंश्योरेंस. He had a very very high ambition. लेकिन उस वक्त नेशनल मूवमेंट या नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को भी उन्होंने सपोर्ट किया. In 1930, he signed a letter in support of releasing Mahatma Gandhi from the jail. He always supported the national movement, in spite of the fact that their biggest customer was British government. But he could draw that very thin line between freedom movement and the British government. उनके जो प्रोजेक्ट्स होते थे, उन प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन के लिए वो वेरियस आइडियोलॉजीज के फ्रीडम फाइटर्स को बुलाते थे. बट दैट डजंट मीन दैट ही एग्रीड टोटली विथ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू. He never liked Nehru's socialistic ideas, naturally, because being a businessman, he didn't want government to exert socialistic pattern in the industry. He was shrewd enough to know that to support their industry, he needed mass recognition and mass support. So, along with M.R. Jaikar, Annie Besant, he started first national press agency called Free Press Agency. Lalchand Hirachand was member of Rajya Sabha from 52 to 58. They are a very highly respectable business house today. But the foundation of this business house were laid during British regime. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा. सुर की नदिया हर दिशा से बहके सागर में मिले. बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा. मिले सुर मेरा तुम्हारा. चाइन तरज तय न्याइन तरज इकवट बनिए साइन तरज. तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बनी एक नवा सुरता. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा. मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असांजो मधुर तरानो बणे तॾहिं. सुर का दरिया बह के सागर में मिले बदलांदा रूप लेके बरसन हाले हाले. स्वतंत्रता संग्राम में
सिर्फ बड़े बड़े नेताओं ने ही हिस्सा नहीं लिया, तो जो सर्वसाधारण जनता थी उन्होंने भी हिस्सा लिया। इतना ही नहीं तो स्कूल के बच्चों ने भी उसमें अपना पार्ट निभाया। ऐसे एक स्कूल के बच्चे के बारे में मैं आपको कहने जा रहा हूं, जिसका नाम था शिरीष कुमार मेहता। उम्र सिर्फ 16 साल। स्कूल में वो पढ़ता था। नंदुरबार, ये महाराष्ट्र का एक छोटा टाउन है, वहाँ का ये लड़का। 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशों को चले जाओ कहा, और उसके जो रिपरकेशंस हुए, वो रिपरकेशंस हर एक शहरों में, हर एक छोटे टाउन में हुए, और हर एक छोटे शहरों में और टाउन में प्रोसेशंस निकाले गए। उनमें आम आदमी ने हिस्सा लिया था, और उस प्रोसेशन में हमेशा भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए जाते थे। वैसे एक प्रोसेशन नंदुरबार में निकली, बहुत बड़ी प्रोसेशन थी, और उस प्रोसेशन में शिरीष कुमार और उनके स्कूल के साथियों ने हिस्सा लिया था। उनमें कुछ लड़कियां भी थीं, और नारे लगा के उनकी प्रोसेशन आगे बढ़ती जा रही थी। भारत माता की जय, महात्मा गांधी जिंदाबाद, वंदे मातरम, ऐसे नारे लगाए गए। पुलिस ने उनकी जो प्रोसेशन थी वो रोक दी, और उन्होंने लोगों को कहा कि आप सब अपने अपने घर जाओ। लोगों ने माना नहीं, तो उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर भी लोगों ने माना नहीं। तब एक पुलिस ऑफिसर ने बंदूक उठाई, और उन्होंने जो अपनी बंदूक थी वो जहां लड़कियों का ग्रुप था वहां रोक दी। शिरीष कुमार ये सब देख रहा था। वो सब देख के शिरीष कुमार कैंफर की तरह जल गया। वो प्रोसेशन से निकला और उस सार्जेंट के सामने जाके खड़ा हुआ, और उन्होंने उस सार्जेंट से कहा, लड़कियों पे क्यों बंदूक रोकते हो? अगर हिम्मत है तो मेरे सीने में गोलियां डाल दो। और वो सीना तान के उसके सामने खड़ा रहा। 16 साल का बच्चा था, और वो सार्जेंट ने उसके सीने में गोलियां डाल दी। खून से लथपथ वो वहां गिर पड़ा। उसके साथ स्कूल के 3-4 साथी थे, उन्हें भी गोलियां मार दी गई। 16 साल के 4 बच्चों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। भारतीय स्वतंत्रता का जो इतिहास है वो इसी तरह बहुत बार खून से भी लिखा गया है। यह स्वतंत्रता का संग्राम था, वो सिर्फ नेताओं का नहीं था। उस संग्राम में आम जनता ने, बच्चों ने भी हिस्सा लिया था और अपना खून बहाया था। यह जो स्वतंत्रता का इतिहास है वो इनके खून से भी लिखा गया था। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में झूमे बस्ती में।
की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में, खिलती है कलियां गालों में। अब मैं आपको जतिन दास की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। He was a young man in his early 20s, fired by the ambition of liberating India from British rule. He was a Gandhian to the core initially. इसलिए उन्होंने गांधी जी के असहकार के मूवमेंट में हिस्सा लिया और उन्हें जेल हो गई। जेल में जाने के बाद उन्हें पता चला कि जेल के जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही निम्न स्तरीय है। खाना हो, कपड़े हो, सोने की जगह हो या इवन टॉयलेट्स, एक रास्ते की कुत्ते की तरह उन्हें रहना पड़ रहा है। तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया। पहले उन्होंने जेलर को बताया कि ये फैसिलिटीज़ बदल दी जाए। जेलर ने माना नहीं, तो फिर वो हंगर स्ट्राइक चले गए। गांधीयन फिलॉसफी, 20 दिन तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया। फिर जेलर ने खुद माफ़ी मांगी और फिर उन्होंने अपना जो हंगर स्ट्राइक था वो समाप्त किया। लेकिन उस जेल में उनकी दोस्ती एक रेवोल्यूशनरी से हुई और उस रेवोल्यूशनरी ने उन्हें बॉम्ब कैसा बनाता है ये सिखाया। एंड व्हेन ही केम आउट ऑफ द जेल ही बिकेम अ रेवोल्यूशनरी एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। फिर उन्हें लाहौर में जेल हो गई और लाहौर में जब जेल हुई तब उस जेल में भगत सिंह और उनके साथीदार भी थे। अगेन ही रियलाइज्ड कि लाहौर की जेल में फैसिलिटीज़ निम्न स्तरीय है। उन्होंने जेलर से कहा कि हमें न्यूज़पेपर दे दो, हमें कुछ लिखने के लिए कागज़ दे दो, हमें अच्छा खाना दे दो। उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता था। जो किचन था उस किचन में हमेशा रोटेंट्स और कॉकरोचेस रहते थे। उनके जो कपड़े थे वो कई दिन धोए नहीं जाते थे। एंड ही अगेन रिसोर्टेड टू हिज हंगर स्ट्राइक। लेकिन ये हंगर स्ट्राइक बहुत बड़ा था। इट लास्टेड फॉर 63 days। इमेजिन, ये तोड़ने के लिए जेल के लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती दूध पिलाना चाहा, ज़बरदस्ती खाना खिलाना चाहा, लेकिन वो माने नहीं। देन द जेल अथॉरिटीज़ देमसेल्व्स दे रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट कि हमें फैसिलिटीज़ बदलना है, बट गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड। ये जो सत्याग्रह था या हंगर स्ट्राइक था वो पूरे देश में फैल गया। लेकिन 63 days के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे और फिर पूरे देश में एंटी ब्रिटिश लहर फैल गई है। उनका जो पार्थिव था वो पार्थिव लाहौर से कलकत्ता लाया गया और हर एक स्टेशन पे हजारों लोग इकट्ठा होते थे उनके पार्थिव का दर्शन लेने के लिए। जब वो ट्रेन कलकत्ता पहुंची तो उनके पार्थिव शरीर को रिसीव किसने किया? उनके पार्थिव शरीर को रिसीव किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और जब उन्हें अग्नि दिया गया तब हजारों लोग वहाँ मौजूद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये हमारे दधीची ऋषि है। आपको दधीची ऋषि की कहानी याद होगी कि जब इंद्र को वज्र की ज़रूरत थी तब उन्होंने अपने बोन्स इंद्र को दिए थे। That is why Netaji Subhash Chandra Bose called him Dadiji. He laid down his life for the country, for the freedom of the country. हमारे बीच ऐसे बहुत सारे ददीजी उस वक्त इस देश में थे जो आज भूल गए हैं।
साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे। हमारे देश में आपको डिलीट या डॉक्टरेट बहुत सारे मिलेंगे, बिकॉज नाउ यू कैन बाय डॉक्टरेट। हमारे देश में शिक्षा महर्षि भी बहुत हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए और वो खुद को शिक्षा महर्षि कहते हैं। लेकिन अब मैं जिस शिक्षा महर्षि के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ वो ओरिजिनल शिक्षा महर्षि थे, जिन्हें लोग कर्मवीर भाऊराव पाटिल कहते थे। कर्मवीर ये किताब उन्हें लोगों ने दिया। उन्होंने एजुकेशन के लिए फंडामेंटल वर्क किया। एक रैत संस्था की स्थापना की जिसको उन्होंने राजश्री शाहू महाराज का नाम दिया, क्योंकि राजश्री शाहू महाराज ने उन्हें यानी कर्मवीर भाऊराव पाटिल को शिक्षा दी थी। उनकी शिक्षा के लिए अपने पास उन्होंने रखा था। उनकी जो संस्था थी, उन संस्था में सब जाति के विद्यार्थी थे। एक बार महात्मा गांधी जी उस संस्था में आए थे, तो उन्होंने कर्मवीर भाऊराव पाटिल से पूछा कि आपने शाहू महाराज का नाम क्यों दिया, उन्होंने आपको कितने पैसे दिए। ये सुनकर कर्मवीर भाऊराव पाटिल हंसे और उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं उनसे पैसे नहीं लिए, मैं उनसे उतना बड़प्पन, बड़ा हृदय ले लिया। एंड गांधी जी स्माइल्ड। गांधी जी से उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो शिक्षण संस्था है, इस शिक्षण संस्था में सभी जाति के विद्यार्थी हैं। ब्राह्मण है, कायस्थ है, मराठा है और दलित भी है। इस शिक्षण संस्था में एक विद्यार्थी है जो मांग जाति का है और उसका नाम है भिंगार दिवे, और संस्कृत में वो अव्वल आया है। एंड गांधी जी वॉज सरप्राइज्ड। गांधी जी के गले में जो हार कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने डाला था वो उन्होंने निकाला और खुद ने कर्मवीर भाऊराव पाटिल के गले में वो हार डाला और उन्होंने कहा कि यू डिजर्व दिस। आई ट्राइड टू डू दिस इन अवर साबरमती आश्रम बट आई वॉज नेवर सक्सेसफुल, यू आर सो सक्सेसफुल। उसके बाद यूँ हुआ कि उन्हें एक नया हॉस्टल बनाना था जहाँ सिर्फ दलित लड़के विद्यार्थी रह सके। उनके पास पैसे नहीं थे, तो दलितों के लिए महात्मा जी काम कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना महात्मा जी के पास जाके कुछ पैसे, कुछ मदद मांगे। उन्होंने अपने साथ प्रबोधनकार ठाकरे जी को लिया और दोनों महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी को उन्होंने कहा कि हमें पैसे की ज़रूरत है। महात्मा जी ने कहा, मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगा, आई एम ऑल्सो बेगर विद अ बेगिंग बाउल। तब प्रबोधनकार जी वो शॉर्ट टेम्पर्ड, उन्होंने उन्हें कहा कि आप बेगर ज़रूर है लेकिन आप रॉयल बेगर है, हम रियल बेगर हैं।
आप रॉयल बेघर है, इसके वास्ते आप जिस झोपड़ी में रहती है वो झोपड़ी ताजमहल की तरह है। और कर्मवीर भाऊराव पाटिल छोटी झोपड़ी में हरिजन लड़कों के साथ रहता है। तो गांधी जी की जो गंगाधर पंत नाम के सेक्रेटरी थे, उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने ठाकरे जी को सुनाया कि आप किसके साथ बात कर रहे हो, आपको पता है? आप महात्मा जी के साथ बात कर रहे हो, आप इस तरह उनके साथ बात नहीं कर सकते। ठाकरे जी और गुस्सामंद हो गए और उन्होंने सीधा सुनाया उन्हें कि ये बुआबाजी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। गांधी जी स्माइल्ड, दोनों चले गए। लेकिन उसके बाद गांधी जी ने उन्हें 1000 रुपये दे दिए। उस जमाने के लोग ऐसे थे। ये एजुकेशन का जो कार्य है वो कार्य 1 या 2 आदमी से पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उशक्काल तो करता है, उसके कार्य से उशक्काल तो होता है, लेकिन फिर एक रात आ जाती है तो हजारों हाथ उसमें अगर लग गए तभी वो कार्य पूरा हो सकता है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अब मैं ऐसे एक सेनापति की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिनका नाम था पांडुरंग महादेव बापट। वो किसी आर्मी के सेनापति नहीं थे, लोग उन्हें प्यार से सेनापति बापट कहते थे। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। जब पहली बार उन्होंने मैट्रिक की एग्जाम दी तब उन्हें शंकर शेठ स्कॉलरशिप जो संस्कृत के लिए थी वो मिली। फिर फ्रीडम मूवमेंट में वो अंडरग्राउंड चले गए और वहाँ उन्होंने एक स्टूडेंट का ही रूप लिया। उस रूप में उन्हें वापस मैट्रिक की एग्जाम देनी पड़ी और तब वो पहले आए। हिज ओरिजिनल गुरु वॉज वीर सावरकर। वीर सावरकर जी ने उन्हें कहा कि आप रशिया चले जाओ और बॉम्ब कैसा तैयार करना ये सीख लो। सो ही वेंट टू रशिया एंड ही लर्न मेकिंग ऑफ अ बॉम्ब। फ्रॉम रशिया ही वेंट टू इंग्लैंड एंड ही जॉइंड सावरकर। जब वो सावरकर जी के पास गए तब उन्होंने सावरकर जी से कहा, मुझे बस बॉम्ब दे दो, मैं जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय कर देता हूं। सावरकर हैड टू यूज ऑल हिज परसुएसिव पावर टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग दैट। ही वॉज सो एजुकेटेड, ही वॉज सो एग्रेसिव। उसके बाद सावरकर जी को अंडमान भेजा गया और सेनापति बापट भारत में वापस आ गए और उन्हें वहाँ एक नया हीरो मिला जिसका नाम था
मोहनदास करमचंद गांधी। देखो, सावरकर जी रेवोल्यूशनरी, हिंसा में विश्वास रखने वाले, और महात्मा गांधी अनदर रेवोल्यूशनरी, लेकिन अहिंसा में विश्वास रखने वाले। फिर उन्होंने गांधी जी के मूवमेंट में पार्ट लेना शुरू किया। मुळशी नाम की एक जगह है पुणे के नज़दीक, वहाँ एक बड़ा संग्राम उन्होंने किसानों के लिए छेड़ा, और उसके सक्सेस के बाद उन्हें लोग सेनापति बापट कहने लगे। He became a Gandhian, but though he became a Gandhian, he never forgot सावरकर। वो हमेशा सावरकर जी को ही अपना गुरु मानते थे। वो गांधीयन मूवमेंट में पार्ट लेते थे और सावरकर जी के मूवमेंट में भी पार्ट लेते थे। अराउंड 1937-38 हिंदू महासभा, which was represented by Savarkar, had an agitation against निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जिसे उन्होंने निशस्त्र प्रतिकार ऐसा नाम दिया था। एंड सेनापति बापट जॉइंड दैट मूवमेंट ऑल्सो। कुछ भी मूवमेंट दिखाई दी तो वो सीधा वहाँ जंप करते थे। 1942 में उन्होंने फिर चले जाओ के मूवमेंट में पार्ट लिया, हिस्सा लिया। इन 1948 महात्मा गांधी जी वॉज किल्ड और पूरा देश रोने लगा। एंड ही वॉज अ गांधीयन हिमसेल्फ, सो ही वॉज नेचुरली डिस्टर्ब। लेकिन उसके बाद केस लड़ने के लिए जब नथुराम गोडसे जी के लिए चंदा इकट्ठा किया गया, तब सेनापति बापट जी ने उसमें 5 रुपए दिए। इमेजिन दिस हैपनिंग नाउ। कैसा गजब होता था। उन दिनों गजब नहीं हुआ बिकॉज सेनापति बापट सेड कि मैं गांधीयन हूं। गांधी जी की जो हत्या हुई इज द मोस्ट कंडेमनेबल एक्ट, लेकिन जिसने वो की है उन्हें अपनी राय, अपना मत लोगों के सामने रखने के लिए स्वातंत्र्य मिलना चाहिए, और अगर उनके पास उसके लिए पैसे नहीं हैं तो उन्हें पैसे देने चाहिए। सो दैट वॉज हिज थॉट बिहाइंड दिस। इमेजिन व्हाट लॉफ्टी आइडियल्स ही हैड। उसके बाद जब गोवा मुक्ति संग्राम छेड़ा गया, तब वे गोवा मुक्ति संग्राम में थे। सावरकर जी ने एक दिन उन्हें बुलाया और कहा कि हम दोनों अब बूढ़े हो गए, नाउ यू मस्ट रिलैक्स। तुम मुझे गुरु मानते हो ना, तो मैं गुरु के नाते तुम्हें आज्ञा करता हूं कि बस हो गया, अब रिलैक्स। लेकिन सेनापति जी ने उनका कहना माना नहीं। जब संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट शुरू हो गई तो उन्होंने उसमें भी हिस्सा ले लिया। एंड ही वर्क टिल डेथ। जहां जिस जगह वो रहते थे वहां सुबह उठकर वो उनकी गली और कूचें साफ कर देते थे, खुद हाथ में झाड़ू लेके। ना न्यूज़पेपर वालों को बुलाते थे, ना टीवी कैमरा को, क्योंकि उस दिन टीवी कैमरे थे। दिस वॉज अ सोशल वर्क ही डिड ऑन हिज ओन। ही फॉट लाइक अ सेनापति टिल हिज एंड एंड डाइड एट अ राइप एज। Throughout his life, he fought for freedom and fought for any injustice. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है।
सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन। गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलते रहे हम प्यार से। हिंदुस्तानी नाम हमारा है। सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है। सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम। सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है। सबसे प्यारा देश हमारा है। आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक,